नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर 15 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के 14 लेक्चर हमारे बन चुके हैं और हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। और आज हम उनकी बात करने वाले हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो सारे लेवल, सारे कॉन्सेप्ट्स इसके डिस्कस करेंगे, क्या कैसा हो सकता है ना। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। तो आप सभी को पता है हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का यानी कि नेशनल इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति शासन नहीं है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का। अब सबसे बड़ा डाउट ये आएगा आपके पास कि किस किस परिस्थिति में हम जो है ये राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 352 साफ साफ कहता है कि 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पहली कौन सी है? पहला है बाह्य आक्रमण, इंग्लिश में एक्सटर्नल एग्रेशन। ये क्या होता है? यानी कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि भारत द्वारा कोई किसी युद्ध में शामिल, अगर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए जाकर के, तब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ठीक है, दो, पहला कोई दूसरा हम पर आक्रमण कर दे, दूसरा हम किसी युद्ध में शामिल हो जाए, तो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द पे फोकस करिए क्योंकि अभी आपको यही शब्द डाउट दे जाएगा। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह होने पर। क्या मतलब होता है? मतलब ये हुआ कि जैसे जनता है ना, जनता जो है शस्त्र लेकर के सरकार के खिलाफ विद्रोह करने निकल जाए तो उसे हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, आर्टिकल 19 अगर आपने पढ़ा होगा, जब आप भाग 3 पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, है ना, भाग 3 में आपको मालूम है ना 6 तरह के आपके पास मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, है ना। तो उसमें जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार वो दिया हुआ 19 में। सभी को मालूम है कि भाई आप बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बैठक करने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए। शांतिपूर्ण, समझ गए ना, हथियार के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, सिखों को छोड़ दीजिए, सिखों के पास जो है कृपाण होती है, चाकू होता है उनके बगल में, तो वो उनका आर्टिकल 23 के तहत चले आते हैं वो, क्योंकि वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है ना। तो धार्मिक रूप से ये ऐसे इकट्ठा हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ विद्रोह करने के लिए, अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो आर्टिकल 19 कहता है आप शांतिपूर्ण बैठक कर लीजिए, लेकिन हथियार नहीं होने चाहिए। अगर आपने हथियार ले लिए तब आपके ऊपर आर्टिकल 19 नहीं लगेगा, आर्टिकल 352 लग जाएगा, क्योंकि भैया आप ग्रुप लेकर के आए हो हथियार लेकर के, तो आर्टिकल 352 के तहत भैया आपातकाल घोषित हो सकता है। समझ गए ना ये बात, है ना। तो ये तरीके होते हैं आपातकाल घोषित करने के। तो आप याद रखिए आर्टिकल 19 में क्या लिखा है, सिखों के लिए क्या लिखा हुआ है ना, उनके लिए 23 काम करता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर वो ग्रुप लेकर के इकट्ठा हो जाए तो फिर वो क्या कहना, शस्त्र के साथ अगर इकट्ठा हो जाए तो वो आपातकाल होता है। पुलिस कभी भी जो है ग्रुप नहीं बना सकती, ये आपको पता ही है, उनके लिए बाउंडेड है, नहीं कर सकते आपके काम। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया भैया 3 सिचुएशंस हैं। मैंने आपसे कहा था इसको याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि अभी आपको एक पॉइंट मिलेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, मैं अभी इस पे वापस आऊंगा, आपको डाउट होगा जब थोड़ी देर में। देखिए अब अगली चीज क्या हो सकती है कि अगर ये 3 सिचुएशंस ना हो, मान लो, है ना हो, तो क्या इसके अलावा भी कोई चीज है जिसके कारण से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? क्या कोई और तरीका है कि बस यही 3 तरीके हैं? देखिए दोस्तों, आर्टिकल 352 को बिल्कुल ढंग से पढ़िए, आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन 3 सिचुएशंस के वास्तविक रूप में ना हो, देखिए वास्तविक रूप में ना होने पर भी सिर्फ आशंका होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। सोचिए जरा, मतलब कि नहीं है कोई बाह्य आक्रमण, है ना, आशंका हुई कि हो सकता है, नहीं हमने किया कहीं पर, किसी युद्ध में हम शामिल नहीं हुए, लेकिन है आशंका की हो सकते हैं, नहीं हुआ कोई सशस्त्र विद्रोह, है ना, लेकिन उम्मीद है कि कोई ग्रुप हथियार लेकर के इकट्ठा हो सकता है, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशंका है। इसीलिए आशंका, मतलब चौथा पॉइंट जोड़ लीजिए, आशंका होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ये देखिए जरा, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएं, है ना, कि एक ये बाह्य आक्रमण होने पर, भारत द्वारा किसी दूसरे देश पर हमला करने पर, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाने पर, या सिर्फ आशंका पर। तो ऐसा ना हो कि आप इनमें से कौन सा सही है चुनने में आए। मालूम है ना ऑप्शन कैसे आएंगे? ए क्या 1 2 3 4 चारों सही, बी 1 2 3 4 सारे के सारे गलत, सी 1 2 और 3 सही, डी 1 3 और 4 सही। समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ये पीएससी लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप, है ना। बाकियों के लिए तो बस जो मैं बोल रहा हूँ वही सुन ले, वो काफ़ी है उनके लिए।
तो मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, आपको याद रखना है कि 4 तरीके होते हैं। चौथा है आशंका होने मात्र पर भी कि भैया ऐसा कुछ हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो सकता है। ये पॉइंट बहुत हिडन होता है ना, पकड़ में नहीं आता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। अभी तक ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन अब ये बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 3 पर तो हर बार बन चुका है। समझ पा रहे दोस्तों, है ना। तो ठीक है, मैंने कहा था आपसे पीएससी लेवल तक की हम बात करेंगे, तो वही की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं इस बात को। तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर देश में आखिर कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो याद रखिए 3 बार लगा हुआ है। तीनों पर डिस्कशन करते हैं कौन कौन से हैं, और मैं बिल्कुल चाहूंगा आप डेट याद रखें। पहला वाला जो लगा 1962 में लगा, है ना, चीनी आक्रमण के कारण लगा। ठीक है, आपको मालूम है ना कि तिब्बत से दलाई लामा जो है चले आए थे भारत, है ना, और चीन जो है तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। तो तिब्बत, और क्योंकि तिब्बत के दलाई लामा भारत आ गए, तो जो ये पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, तो चीन ने कहा कि भैया आप हमारे आंतरिक, और पंचशील में लिखा हुआ है कि आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। तो दलाई लामा यहाँ चले गए और नेहरू जी ने उनका स्वागत कर लिया। तो भैया वहाँ की माओवादी सरकार को ये लगा कि, चीन को ये लगा कि भैया आप तो हमारे आंतरिक मामले में दखल दे रहे हो, तो आपने तो पंचशील समझौता तोड़ दिया। बस तोड़ दिया तो भैया उन्होंने आक्रमण कर दिया। समझ गए आप, है ना। और यही वो आक्रमण है जो आप देख रहे हैं 1962 में, है ना। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आता रहेगा, ध्यान रखिए। पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है, याद रखिए राष्ट्रपति घोषित करता है और मंत्री परिषद की सलाह पर घोषित करता है। मंत्री परिषद में ही कौन आते हैं, पीएम, है ना। तो पीएम ने कहा, राष्ट्रपति से सलाह दी कि भैया अब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दीजिए। तो राष्ट्रपति अपने 352 का इस्तेमाल करेंगे और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देंगे। ठीक है, तो उस समय नेहरू जी ने किसको कहा, कौन थे प्रेसिडेंट उस समय, थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आ जाता है कि चीनी आक्रमण जब हुआ, आपातकाल जब लगा, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये पहला है, याद रखिए, है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है 1962, 1971, 1975, इनमें से कौन सा पहला आपातकाल था। तो याद रखना 1962 वाला था। क्लियर है दोस्तों, है ना। पॉइंट याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले आपसे कुछ और बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। दूसरा कब लगा भैया, दूसरा लगा अपना 1971 में, जब पाक का आक्रमण हुआ, है ना, तब लगा। इस समय राष्ट्रपति कौन थे, इस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। लेकिन बात है कि पाकिस्तान से तो हमारे 2 युद्ध हुए थे। 1971 तो वो युद्ध है जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, याद है ना। पाकिस्तान 2 थे। एक था जम्मू कश्मीर के तरफ वाला पाकिस्तान, उसे कौन सा पाकिस्तान कहते थे, उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। और ये जो इधर था ना हमारे पश्चिम बंगाल के बगल में, इधर वाला पश्चिम बंगाल के बगल में ये वाला पाकिस्तान कौन सा था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। भाई इधर की चीज़ें पश्चिम होती, इधर की चीज़ें पूर्व होती, तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर बहुत बिल्कुल बेरहमी कर दी थी, तो इंडिया ने एक्शन लिया। और 1971 वो दिन है जब पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूरी पाकिस्तान को पूरी तरीके से आज़ाद, मतलब पाकिस्तान से आज़ाद कर दिया और इसे बना दिया देश कौन सा, बांग्लादेश। क्लियर है दोस्तों, ये आपने सबने पढ़ा होगा। और मैंने आपको कुछ लेक्चर में बताया भी है कि बेरूबारी एक मामला भी हुआ था, है ना। तो वो यहीं का मामला है, बेरूबारी मामला। आपको पढ़ना हो तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बताया है ना। उसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि लेक्चर लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। तो बात ये कि इससे क्या यही है, नहीं, हमारे पास तो 1965 में भी भाई 1962 में चीन से युद्ध हुआ हमारा, है ना। चीनी युद्ध हुआ, चीनियों ने आक्रमण कर दिया हमें, पंचशील समझौता टूटा, आंतरिक मामला जो भी है उनका, वो आक्रमण हुआ। तो यहाँ तो हमने आपातकाल घोषित कर दिया था। ठीक है, फिर 1965 में भी तो हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। आप भूले तो नहीं होंगे, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था हमारा 1965 में, ठीक 3 साल बाद ही हो गया था। तो बात है कि अब क्या 1965 में आपातकाल घोषित क्यों नहीं किया फिर। कई लोगों का यही डाउट रहता है, सर सीधे आप 1962 बोलते हैं, हर जगह लिखा मिलता है, यहाँ पर चीन ने जो है आपातकाल लगा दिया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो हमें ये भी समझ में आता, सर आपने दूसरा काउंट, ये जो आपने दूसरा काउंट किया ना 1971 पाकिस्तान युद्ध, और बता रहे हो आप आपातकाल, तो सर 1965 में भी तो पाकिस्तान ने युद्ध किया था हमसे, तो कहाँ गया, उसकी लिस्ट कहाँ है, आपातकाल क्यों नहीं लगाया उस समय। क्योंकि दोस्तों ये जो 1962 का आप देख रहे हो ना, चीन के साथ जो हमारा आपातकाल लगा हुआ है, ये आपातकाल चला था 1668 तक। समझ पा रहे हैं, अब 1962 से 68 तक था और बीच में युद्ध किया पाकिस्तान ने, तो आपातकाल ऑलरेडी लगा हुआ है। जब ऑलरेडी लगा हुआ है तो दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 68 में खत्म हो गया, और 68 में फिर 3 साल बाद 1971 में फिर से इनने आक्रमण किया हम पर, है ना। तब अब तब तो नहीं लगा हुआ था ना, तो फिर हमने नया लगाया। समझ गए ना। तो आपातकाल कब से लगाया, नहीं ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा 1965 में लगा था कि नहीं लगा था, कंफ्यूज मत होइएगा। पाकिस्तान ने 2 बार आक्रमण किया, लेकिन पहली बार जब उसने आक्रमण किया तब हमने आपातकाल घोषित नहीं किया। उसका रीज़न है कि चीन के द्वारा 1962 में आक्रमण के चलते हमने ऑलरेडी
जो है आपातकाल घोषित करके रखा था और ये 1962 से चला था 1968 तक। और 1965 में पाक ने पहला आक्रमण किया, तो ये आपातकाल में ऑलरेडी था, इसलिए घोषित नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही 68 खत्म हुआ, 3 साल बीते, 1971 में अब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए युद्ध किया, तो ये जो था तब हमने फिर से अब जो है आपातकाल घोषित किया। तो पहला यहाँ 1962 और दूसरा कौन सा हो गया 1971। क्लियर हो गया। तो आपको अब रीज़न भी पता है कि 1965 का पाकिस्तान के युद्ध में क्यों हमने आपातकाल घोषित नहीं किया था, क्योंकि पहले वाले आपातकाल की सीमा थी 62 से लेकर के 68 तक। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़िया। अच्छा, अब आता है भैया कि ये 1975 है ना, आंतरिक असंतोष, ये तीसरा है। अब आपको इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। होता क्या है, 1971 से जो आपातकाल चला, पूछिए तो सर पाकिस्तान के लिए ठीक है हम समझ गए, दूसरे वाले में आपने आपातकाल घोषित किया इनके आक्रमण के चलते, फिर ये वाला कब तक रहा, ये वाला रहा 1977 तक। अब भी देखो आपको डाउट आने वाला है, अब ये 1977 तक रहा। और मैं यहाँ पर तीसरा में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, जरा देखो, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया हमने, नेशनल इमरजेंसी कब लगा दी, 1975 में। अब आपके पास डाउट आ जाएगा, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया 1962 से चला, तो 1968 तक चला है ना, और बीच में पाकिस्तान ने युद्ध किया 1965, तो हमें आपातकाल घोषित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये हमें समझ में आ गया कि चलो उसकी लेंथ थी है ना, मतलब इतना मतलब उसमें कवर हो गया, वो आपातकाल पहले से था तो लागू करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सर यहाँ तो 1971 से 1977 तक चल रहा था, तो फिर 1975 जो बीच में आया है ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो इंदिरा गांधी जी ने फिर इससे क्यों मतलब 2 आपातकाल कैसे लगा दिए, फिर ये आपातकाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो नहीं होना चाहिए था लिस्ट में। जिस तरह से 1965 नहीं है पाकिस्तान का युद्ध है ना, उस तरह से 1975 कैसे हो सकता है, जब पहले से आपातकाल लगा हुआ तो दूसरा आपातकाल कैसे लग सकता है, 2 आपातकाल कैसे लग सकता है। समझ गए दोस्तों, मैं आपको बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए है ना। होप्स हो कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये जानना है कि सर ये 2 आपातकाल कैसे काम कर रहा है, इसको 1965 पाकिस्तान के युद्ध की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं हम, जब लगा हुआ है तो दोबारा कैसे लगा रहे हैं हम, ये आपके अंदर डाउट है। देखिए दोस्तों है ना, अब आपको इसको समझा देता हूँ मैं है ना। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ समझाऊंगा। एक आर्टिकल है जिसका नाम है, यहाँ पर शायद मैंने लिखा नहीं है पर ठीक है आप सुन लो। देखो, आप एक चीज़ मुझसे डाउट पूछो पहले, तो वो डाउट आपका ये होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आंतरिक असंतोष है ना, मतलब इंटरनल मैटर में कोई दिक्कत है, भारत के अंदर जब कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी है ना, आंतरिक असंतोष हो जाएगा, तब ये लाया गया तीसरा। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको याद करने के लिए कहा था कि यहाँ तो 2 ही कारण है भैया, बाह्य आक्रमण। तो हमारे पास जब चीन ने आक्रमण किया तब भी बाह्य था, यही वाला रीजन था, पाक ने 2 बार आक्रमण किया तब भी यही वाला रीजन था, ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कौन सा आंतरिक असंतोष, ये तो कहीं पर भी 352 में लिखा ही नहीं है। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने कैसे 1975 में आंतरिक असंतोष के हिसाब से कर दिया, क्योंकि हम तो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं तीसरे में वो तो लिखा है सशस्त्र विद्रोह होने पर होता है, और वहाँ पर तो लिखा हुआ है आंतरिक असंतोष होने पर। तो ये माजरा क्या है, ये शब्द तो लिखा ही नहीं, तो फिर इसके हिसाब से कैसे इंदिरा गांधी जी ने कर दिया, कि अपने मन से कर दिया? नहीं दोस्तों, तो आपको यही समझना है, जो ओरिजिनल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आंतरिक असंतोष ही लिखा था। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर लोगों ने जब उसे बनाया तो उन्होंने 352 आर्टिकल में जब 3 रीजन लिखे, तो एक तो था बाह्य आक्रमण, दूसरा था भारत द्वारा किसी दूसरे देश पर आक्रमण, और तीसरा उन्होंने सशस्त्र नहीं जोड़ा हुआ था, तीसरा उन्होंने लिखा हुआ था आंतरिक असंतोष। समझ गया ना? तो अब ध्यान सुनिए, तो फिर ये सशस्त्र कब आया? तो इसी आंतरिक को हटा करके ये सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया है दोस्तों, अब समझा देता हूं आपको, है ना। अब समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना कैसे? तो अब देखिए, तो आंतरिक असंतोष कैसे आया? देखिए 1975 में आंतरिक असंतोष के चलते राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो भी याद रख लीजिए, फखरुद्दीन अली अहमद थे। फिर आपको रीजन समझा रहा हूँ, पहले आप सुन ले थोड़ा सा, है ना। याद रखिए 1971 में जब आक्रमण हुआ पाकिस्तान का, तो वीवी गिरी थे हमारे राष्ट्रपति, और जब तीसरा हमारा लगा 1975 में आंतरिक असंतोष के चलते, है ना, तो जैसे अब हम क्या कहते हैं, अब हम इसे कहते हैं सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। उस समय जो थे हमारे राष्ट्रपति वो थे फखरुद्दीन अली साहब, ठीक है। अब मैं आपका डाउट दूर कर देता हूँ, ये चेंज कैसे हो गया, क्या हो गया। देखिए, जब ये 1975 वाला आंतरिक असंतोष के चलते राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो उस समय हुआ क्या कि 2 साल बाद ही 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बन गई, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, है ना। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी,
है ना। ये नई सरकार आ गई इंदिरा गांधी जी के बीच में, थोड़ा सा वो हट गई थी और ये सरकार बनी थी। तो इन्होंने देखा कि यार ये तो 1975 में आंतरिक असंतोष के चलते इन्होंने तो इमरजेंसी घोषित कर दी भैया, और ये तो मतलब बड़ा खतरनाक हो गया है। तो इन्होंने जब इनकी सरकार बनती है तो 1978 में ठीक 1 साल बाद ये 44वां संविधान संशोधन लाते हैं। तो कई बार आपने पढ़ा होगा 44वां संविधान संशोधन कब आया था, 1978 में आया था। तो मोरारजी देसाई लेकर के आए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये संविधान संशोधन जब भी आए समझ जाओ कि कुछ ना कुछ कहीं बदलाव करने वाले हैं। तो इन्होंने कौन सा बदलाव किया, इसी के तहत आर्टिकल 352 में इन्होंने आंतरिक असंतोष का नाम बदल करके रख दिया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है दोस्तों, अब आपको आपका आंसर मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया है, 1978 में। लेकिन इंदिरा गांधी जब आंतरिक असंतोष के हिसाब से 1975 में घोषित कर रही हैं, तो वो सन कौन सा है, 1975। और तब वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आंतरिक। तो मालूम है ना, जब जो जिस समय लिखा था उस हिसाब से उन्होंने वो लगाया। लेकिन ये चीज़ गलत निकल गई, तो मोरारजी देसाई की सरकार ने आंतरिक असंतोष को चेंज कर दिया 44वें संविधान संशोधन के तहत, और लिख दिया भैया कि जब कोई ग्रुप सशस्त्र शस्त्र के साथ विद्रोह करेगा तब आपातकाल लगाया जाएगा। क्योंकि आंतरिक असंतोष का तो कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। आंतरिक असंतोष कैसा हो सकता है, भाई मान लो कोई ग्रुप हथियार नहीं लिया हुआ है तो भी तो हम उसे आंतरिक असंतोष कह रहे हैं, और कोई ग्रुप हथियार लिया है तो भी तो हम उसे आंतरिक असंतोष कह सकते हैं। इसीलिए मतलब इंदिरा गांधी जी का इस दिन को बहुत ब्लैक डे मानते हैं, है ना। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 25 जून की बात है। 25 जून को इंदिरा गांधी जी ने, उस समय जो राष्ट्रपति थे, उनको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मतलब टेलीफोन करके ये कह दिया कि भैया आपातकाल लगा दो फखरुद्दीन अली साहब को। तो अब देखिए हुआ क्या, लिखित में कुछ नहीं दिया था इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने सिर्फ बोल दिया था, है ना। उन्होंने सिर्फ बोल दिया था, और राष्ट्रपति हमारे फखरुद्दीन अली साहब ने इसे मान लिया कि मंत्री परिषद की उनको सलाह मिल गई है, जबकि लिखित में नहीं था ये। तो उन्होंने इसे सलाह माना, और सलाह मानते हुए अगले दिन 26 जून को आपातकाल घोषित कर दिया आंतरिक असंतोष के हिसाब से। मालूम हो गया ना आपको आंतरिक असंतोष क्यों लिया था इंदिरा गांधी जी ने, क्योंकि ये उस समय लिखा हुआ था। फिर 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई ने आंतरिक असंतोष को बदल दिया सशस्त्र विद्रोह। क्लियर कर दिया कि भैया ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी ग्रुप को बोल दो कि बस कोई भी ग्रुप भैया लगा तोड़फोड़ करने तो आप बोल दो ये आंतरिक असंतोष कर रहे हैं। आंतरिक असंतोष बहुत डिफिकल्ट वर्ड था, बहुत ही ज्यादा मतलब पेचीदा वर्ड था, उसके तो कुछ भी मायने निकाले जा सकते। तो मोरारजी देसाई ने इसे ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं कि हर बात पे आप कर दोगे, तो हम इसीलिए सशस्त्र विद्रोह, जो विद्रोह शस्त्र के साथ होगा, सरकार के खिलाफ होगा, हाँ उसको आप मान सकते हो ये, और उसके खिलाफ जो है आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। तो 26 जून को उन्होंने ये घोषित कर दिया था फखरुद्दीन अली साहब ने कि राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है आंतरिक असंतोष के चलते। तो इसको कई लोग काला दिवस मनाते हैं, है ना। बहुत लोग इसे काले दिवस के उसमें मनाते हैं। ये बात क्लियर हो रही दोस्तों जो मैंने आपसे कही, है ना। देखिए काफ़ी डिफिकल्ट मामला था, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि याद रखिए। तो अब आप हो सकता है समझ गए होंगे, है ना, कि क्या कैसे हुआ। अब आपके पास एक डाउट अभी भी बचा हुआ है कि सर 1971 से 1977 था, हम सब समझ गए सर, ठीक है, आंतरिक संतोष को बदल दिया, क्या रीज़न था। तो ये 1975 वाला अभी भी क्लियर नहीं हुआ सर कि 1975 वाला क्यों बीच में लेके आया जब आपातकाल चल रहा था। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपके बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनमें से कुछ होते हैं मौलिक अधिकार। मैं 3 आर्टिकल आपके सामने रख देता हूँ। देखिए एक है 19 मौलिक अधिकार, आपने देख लिया होगा भाग 3 में, नहीं देखा तो प्लीज़ गाइस देखिएगा। फिर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। 19 एक आपका आर्टिकल 19 है, एक आर्टिकल आपका 20 है, और एक आपका आर्टिकल 21 है। ठीक है, ये आपका दूसरा मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक चलता है। दूसरा आपका जो मौलिक अधिकार है वो है कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, और वो चलता है आपके 19 से लेकर के 22 तक का। ये बात क्लियर हो रही दोस्तों, 19 से लेकर के 22 तक आपका वो चलता है। तो ये 3 आर्टिकल दोस्तों, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा इन 3 पर आफत आती है। ठीक है, अब कैसे कैसे आती है वो देखिए। पहले तो 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, ये मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 19 में आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता है। दोनों में बहुत फर्क है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कैसी स्वतंत्रता का अधिकार कि भाई मैं बोल सकता हूँ, मैं मिल सकता हूँ, गठबंधन कर सकता हूँ, है ना, मैं घूम फिर सकता हूँ, कहीं जा करके रह सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ। तो टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिए गए। स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास कितने टोटल, 6 प्रकार के हैं, है ना। बोलने की, अभिव्यक्त करने की, बैठक करने की, घूमने फिरने की, रहने की, बसने की, और भाई कहीं पर व्यापार करने की। एक और था संपत्ति का अधिकार आपका, स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन वो हटा दिया गया था। तो 6 ही बचे आपके पास 19 में। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार थे। 21 में क्या लिखा है, इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। भैया जीवन कैसे जियोगे, जीवन जीने के लिए आपको चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण, समझ गया ना। तो ये है 21 में, याद रखिए, ये जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है 19। 20 वाला क्या है, 20 है भैया जब आप जेल में चले जाएंगे, है ना, तो इसमें कहा गया कि जिस समय जो
अपराध किया उस समय जो कानून है उसी की तरफ सजा मिलेगी। ये नहीं कि आपने अपराध किया आज और कल में कोई नियम बना दो तो कल बने हुए नियम के हिसाब से आपको सजा मिल जाएगी। आपने जिस समय जो अपराध किया है उस अपराध की जो सजा संविधान में लिखी है वही सजा आपको मिलेगी। ये नहीं कि मैं संशोधन करूं आपके अपराध करने के बाद और कुछ नया उसमें जोड़ दूं और आपको उसके हिसाब से सजा दे दूं, नहीं। ये बात क्लियर होगी। ऐसे ये सब यहाँ पे लिखा हुआ। अब भाई अगर आप जेल में चले गए तो आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार रखते हैं, अपना एडवोकेट रखने का अधिकार रखते हैं। और इसमें ये भी कहा गया कि एक सजा की सिर्फ एक अपराध की सिर्फ एक ही सजा होगी, दो सजाएं नहीं मिल सकती हैं आपको। और ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान को खुद के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आप 3rd डिग्री लगाओ और उससे कबूलवा लो कि भैया नहीं कबूल तू नहीं किया, कबूल तू नहीं किया, समझ गया ना। तो अपराध से जुड़े हुए मतलब अपराध होने पर आपके पास क्या क्या अधिकार है वो 20 में लिखा हुआ है, ये बात क्लियर है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और जीवन का यहाँ पर ये 3 आर्टिकल क्लियर हो गए आपको, है ना। ये मैंने मौलिक अधिकार में पढ़ाए हुए थे। अब सवाल ये कि सर इन मौलिक अधिकारों का होता क्या है राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। तो बात करते दोस्तों ये जो 20 था और ये 21 है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये जो आर्टिकल 20 है और ये जो 21 है ये आर्टिकल 359 है ना, मैं आपको नाम ही बोल देता हूँ आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 ये साफ साफ कहता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, यानी कि आर्टिकल 352 जब भी लगेगा, ये कौन कह रहा है, आर्टिकल 359 कहता है। आर्टिकल 359 कहता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके बाकी सारे मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, निलंबित कर दिए जाएंगे। सिर्फ किसको छोड़ दिया जाएगा, 20 को और 21 को। मतलब आपातकाल लगा हो और आपको अपराधी बना लिया जाए तो भी आपके पास 20 के तहत अधिकार है। आप एडवोकेट रख सकते हो, आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सकते हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एक अधिकार की आपको एक अपराध की आपको एक ही सजा मिलेगी, है ना। आपको खुद के प्रति ये नहीं कि बाध्य कर दिया जाए कि नहीं बोलो तुमने गुनाह किया है। मतलब ये अधिकार तुम्हारे पास रहेगा भले ही आपातकाल लग जाए कोई सा भी, समझ गया ना। तीन तरह के अपराध हैं, 3 तरह के आपातकाल लग सकते हैं, मालूम है ना। बाह्य हो जाए, हम किसी पर कर दें, और भैया आशंका होने पर भी हो सकता है। तो ये कितने भी आपातकाल लग जाए आपका आर्टिकल 20 कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब आपको अंदर कर भी दिया जाए तो आपके पास आपके अधिकार है, इसलिए इनको बिल्कुल पढ़ के रखो। मान लो कभी तुम अंदर हुए तो तुम्हारे पास 20 पड़ा हुआ है तो तुम अपने लीगल चीज़ों को जान सकते हो, ठीक है। अब आर्टिकल 21 देख लीजिए। आर्टिकल 21 मैंने क्या कहा, जीवन जीने की स्वतंत्रता, है ना भाई। आपातकाल कितना भी लग जाए आपसे शुद्ध हवा नहीं छीनी जा सकती, शुद्ध पानी नहीं छीना जा सकता, और शुद्ध जो है आपका पर्यावरण छीना नहीं जा सकता, समझ गए ना। ये सारी चीजें जीवन जीने की स्वतंत्रता में आता है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। तो ये दो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, बाकी सारे सस्पेंड होते हैं। और अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुन लो, आर्टिकल 359 इनके सस्पेंड होने की बात करता है, निलंबित होने की बात करता है ना। ये मत समझ लेना कि इन्हें खत्म कर दिया गया। दोस्तों खत्म नहीं होंगे आपके अधिकार, मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये सिर्फ सस्पेंड होते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि आपातकाल है तो कुछ समय के लिए हमने सस्पेंड कर दिया है, कुछ समय के लिए हमने निलंबित कर दिया है, खत्म नहीं कर दिया है, फिनिश नहीं कर दिया है। ये बात क्लियर हो गई। बहुत अच्छे सुनिए, मैं बोल रहा हूं फिनिश नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अब आपने इतना समझा है ना, जो मैंने आपको बताई ये बात। अब आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। हाँ मैं आपसे कह रहा था आर्टिकल 19 की एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं आपका यहाँ पर, है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो अब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, सर राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 आर्टिकल जब लग जाएगा तो क्या अपने आप ही हमारे मौलिक अधिकार जो है खत्म हो जाते हैं, मतलब सस्पेंड हो जाते हैं? क्या अपने आप ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। 3 तरीके आपने देख ही लिए वहाँ पर, है ना। बाह्य आक्रमण, हम किसी पर आक्रमण कर दें, और भैया और एक और मैंने आपको बताया अभी आपको, है ना। तो इस तरह के कुछ अपने पर जितने भी राष्ट्रीय आपातकाल हैं, ये कैसे काम करते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति आदेश निकालते हैं कि मैं 352 निकाल रहा हूं, उस तरह से उन्हें एक और आदेश निकालना पड़ेगा 359। समझ गया ना, कि मैं आर्टिकल 359 भी निकाल रहा हूं। मतलब एक के बाद वो एक आदेश निकालते हैं। मान लीजिए वो 359 नहीं निकालें, सिर्फ 352 निकालें, तो 359 में क्या लिखा हुआ है कि 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सब सस्पेंड होंगे, यही लिखा है। तो मान लो राष्ट्रपति ने अगर ये 359 नहीं जारी किया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके सारे मौलिक अधिकार जीवित हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति आपातकाल लगा हो तो आपके सारे मौलिक अधिकार लगे रह सकते, चालू रह सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति 359 का हवाला ना दे दे। वो एक के बाद आदेश निकालेंगे, पहले 352 निकालेंगे, और अगर यहीं पर रुक गए तो आपके मौलिक अधिकार तो जीवित है, भले ही आपातकाल लगा हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने 359 निकाल दिया तो समझ जाओ कि फिर आपके सिर्फ 20 और 21 जीवित है।
बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया है ना, मतलब ये चलते रहेंगे, बाकी सब सस्पेंड हो गए। सर क्या स्वतंत्र तो मतलब समझ गए ना, ये अपने आप सस्पेंड नहीं होते, इनको सस्पेंड करने के लिए 359 के लिए भी एक आदेश निकालना पड़ेगा, समझ गए। अगर ये आदेश नहीं निकाला तो 352 सिर्फ निकालोगे तो बाकी सारे हमारे मौलिक अधिकार बिल्कुल बने रहेंगे। अगर आपको सारे मतलब सीमित करने हैं तो 359 के लिए भी आदेश निकालना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ है ना कि राष्ट्रपति आपातकाल लगने पर आपके मौलिक अधिकार जीवित रह सकते हैं, और उन्हें अगर नहीं जीवित मतलब आपके बने रह सकते हैं, और अगर उन्हें सीमित करना है तो उन्हें फिर एक और आदेश निकालना पड़ेगा, उसमें वो लिखेंगे मैं आर्टिकल 359 भी निकाल रहा हूँ। इसका मतलब अब सिर्फ आपके पास दो मौलिक अधिकार बच गए, 20 और 21। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, स्वतः ही खत्म नहीं हो जाते कि राष्ट्रपति ने आदेश निकाला, राष्ट्रपति आपातकाल लग गया है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया और आप सोचो कि आपके मौलिक अधिकार समाप्त, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, स्वतः कभी खत्म नहीं होते हैं है ना। तो अब आप सोचेंगे सर स्वतः खत्म होने वाला कोई है? दोस्तों अब आता है आर्टिकल 358, जिसमें साफ साफ कहा गया है आर्टिकल 19, ये देखिए याद है ना, स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, बैठक की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये सारी इसमें दी हुई थी ना, है ना। ये वाला आर्टिकल आपका मैंने क्या कहा 359 में कंपेयर कर लीजिए, 20 और 21 तो आपके हमेशा बचेंगे, ये तो आपके बचेंगे, ये तो आपको रहेंगे ही रहेंगे, ये तो कभी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, जीवन जीने की स्वतंत्रता, पर्यावरण हवा पानी, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और अपराधी होने पर ये सब भी मिलेगा, ये तो बिल्कुल मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ 19 की, ये कब जीवित हो जाता है बहुत ध्यान सुनिए, और ये कब खत्म हो जाता है। आर्टिकल 358 इसका वर्णन करता है साफ साफ कि आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 खत्म हो सकता है अगर आपने आपातकाल घोषित किया है दो वजह से, या तो एक तो बाह्य आक्रमण की वजह से तो आर्टिकल 19 खत्म है, और या तो भारत ने किसी युद्ध में शामिल हो गया है खुद तो आर्टिकल 19 खत्म है। ये मालूम है ना, आपातकाल घोषित करने के दो तरीके हैं, एक और तरीका तो मैंने बताया था आपको, एक और तरीका कौन सा है भैया, लेकिन एक और तरीका तो है हमारे पास, और वो कौन सा वाला तरीका है, वो है सशस्त्र विद्रोह वाला। ये बात समझ में आ रही है आपकी, सशस्त्र विद्रोह। तो आपने देखा कि जब बाह्य आक्रमण होगा तो आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा आपका, यानी मौलिक अधिकार, और जब आप भारत किसी पर करेगा तो आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपातकाल घोषित हुआ है सशस्त्र विद्रोह के चलते तो आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता है, ये रहता ही रहता है। बात समझ में आ रही दोस्तों, और ये बात लिखी है आर्टिकल 358 में। बात समझ में आई मैंने आपसे क्या कहा, है ना। और ये चीज़ स्वतः ही होती है। स्वतः ही कैसे का मतलब है क्या भाई, या तो देखिए 352 जैसी आर्टिकल आएगा, मैं ना फिर से समझा देता हूँ, 352 जैसी आएगा तो 352 क्यों लेके आएंगे, या तो बाह्य आक्रमण हुआ होगा आर्टिकल 19 खत्म, या तो हमने आक्रमण किया होगा आर्टिकल 19 खत्म, है ना, समझ पा रहे हैं। तो जैसे ही इन दो की वजह से आएगा तो 352 के तहत भैया आप समझ रहे हैं ना, आपका आर्टिकल 19 समाप्त है, 358 तो ऑटोमेटिकली काम करता है। लेकिन अगर आपने जो 352 लेकर के आए हैं वो सशस्त्र विद्रोह के चलते हैं, तब भी 358 अपने आप काम करेगा और अब आपका आर्टिकल 19 जीवित रहेगा। समझ पा रहे हैं ना, है ना। लेकिन 359 दोस्तों, 359 कैसे, 359 के लिए तो आदेश निकालना पड़ेगा भैया, क्योंकि इसमें तो मतलब सारे सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब 3 कौन कौन से बच रहे हैं इसमें, सिर्फ 20 और 21, ये आपके हमेशा जीवित रहेंगे, ये आप समझ लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आर्टिकल 19 के जीवित रहने और ना रहने की। आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के चलते अगर राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया है आपातकाल तो आर्टिकल 19 जीवित है। अगर बाकी दो की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है तो आर्टिकल 19 जीवित नहीं है। लेकिन कोई भी आपातकाल हो, आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 बिल्कुल जीवित है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जीवित रहने की बात आर्टिकल 359 करता है, और आपके आर्टिकल 19 के जीवित रहने ना रहने की बात आर्टिकल 358 कहता है। क्लियर हो गई बात, है ना। ये आपको मैं समझा रहा था इतनी देर से। चलिए, तो मैं आपसे एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आपका, क्योंकि आपने देखा कि इंदिरा गांधी जी ने जो है लिखित में नहीं दिया था तो उसके काला दिवस मनाया। तो उस दिन से 44वां संविधान संशोधन याद है ना, उसमें ये साफ साफ लिखा गया, 352 में ये जोड़ दी गई ये बात कि भैया अब से अगर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति तभी घोषित कर सकते हैं जब मंत्रिपरिषद उन्हें लिखित में सलाह देगा। ये नहीं कि फोन पे बात करी और ये कर दिया। तो आपको याद रखना ये किस संशोधन के तहत किया गया, ये अगेन 44वां संविधान संशोधन कौन लेकर के आए थे, मोरारजी देसाई लेकर के आए थे। किस सन में लेकर के आए थे, 1978 में लेकर के आए थे। ये बात क्लियर हो रही दोस्तों, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, है ना। कोशिश करिएगा इस वीडियो को अगर कहीं पर भी अटक जाए तो उसे दोबारा सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए, तो अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय के लिए लगता है ना, कितने समय के लिए इसे आप लगा सकते हैं भैया। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनंत काल तक के लिए लग सकता है।
बात समझ में आ रही है? अब इसको मैं आपको थोड़ा सा विधि पूर्वक समझाता हूँ। देखिए, जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं, 352 आर्टिकल लगा देते हैं, तो उसकी जो सीमा है वो 1 मंथ की होती है। अभी 1 मंथ की सीमा क्या है? 1 मंथ की वो सीमा है, 1 महीने तक वो वैलिड है। 1 महीने के अंदर अंदर, ये कौन सा महीना है? इस 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसको संसद में पेश करना होगा और संसद से अनुमति लेनी होगी। जैसे ही संसद से अनुमति मिल जाएगी, आपका ये राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक के लिए टिक जाएगा। लेकिन अगर संसद ने अनुमति नहीं दी तो फिर ये 1 महीने में ही वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं तो उसकी समय सीमा 1 महीने तक होती है। कहने की 1 महीना कौन सा दिया हुआ है? ये 1 महीना वो है जिसमें उसे संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसी संसद अनुमति देगी 6 महीने तक टिक जाएगा। संसद अनुमति नहीं देगी, आपका ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वहीं के वहीं समाप्त, पूरा समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई दोस्तों ये बात, है ना? ये बात याद रही। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या संसद की अनुमति के बिना कब तक रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? तो याद रखिए 1 महीने तक। संसद की अनुमति के बाद कितने समय तक रह सकता है? तो याद रखिए ये रहेगा 6 माह तक। ठीक है, अब इसे और कैसे बढ़ा सकते हो आप? इसे बढ़ाने का एक तरीका ये, मैंने कहा अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। कैसे भाई? 6 महीने जब पूरे होने वाले हो तो फिर से भैया संसद से अनुमति ले लो। संसद से अनुमति मिल गई तो फिर से 6 महीने के लिए बढ़ गया। 6 महीने फिर से खत्म होने वाले हो, फिर संसद से अनुमति ले लो, फिर से मिल गया। लेकिन जहां संसद ने मना कर दिया जिस भी लेवल पे, समझ जाइए वहीं वो खत्म हो गया। क्लियर होगी दोस्तों? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मतलब 6-6 महीने कर करके इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। शुरू में इसकी सीमा 1 महीने होती है। एक बार अगर संसद ने कह दिया तो 6 महीने, फिर संसद ने कह दिया 6 महीने, फिर 6 महीने, 6 महीने, 6 करते अब लगाते चले आओ, लगाते। इसीलिए तो आपने देखा ना 1962 से लगा हुआ अपना आपातकाल 1968 तक जा रहा है, 1971 में लगा हुआ आपातकाल 1977 तक जा रहा है। ये क्यों जा रहा था? क्योंकि यही हो रहा था। समझ पाए? ये प्रोसेस याद रखिए। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 महीना शुरू में, फिर बढ़ाते चले आओ 6 महीने, 6 महीने, लेकिन किसकी अनुमति से? संसद की अनुमति से। तब आपके पास डाउट आ गया होगा, सर संसद की अनुमति की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या होती है? तो बिल्कुल दोस्तों, आर्टिकल 352 फिर से यही बात, पूरी बात उसमें लिखी हुई है। वो कहता है कि अनुमति के लिए संसद से, संसद का मतलब समझते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मिलकर के संसद बनते हैं भैया। तो इसमें कहा गया है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का, तो राष्ट्रपति तो साइन करते हैं तो उनको तो हटाओ, अभी लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। संसद का मतलब अभी लोकसभा, राज्यसभा। देखिए, संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, पहली बात तो मतलब जैसे लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनकी, जैसे मान लो कि अगर 500 सदस्य होते हैं, मान लो कहते हैं अपन, है ना, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो इसका बहुमत क्या हो जाएगा भाई? इसका आधा हो गया 250, ये तो आधा आधा हो गया ना, हमें तो बहुमत चाहिए, यानी कि 251। ठीक है, तो पहली तो कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए कि मान लेते हैं कि लोकसभा में अगर 500 लोग हैं तो उनमें से 251 जो है कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, है ना। मतलब ये देखो, संसद ऐसे अनुमति देता है तो लोकसभा के सदस्य का एक मतलब आधे से ज़्यादा, तो ये होता है बहुमत। और दूसरा उन्होंने कहा है कि प्लस, ये देखिए प्लस लिखा हुआ है, प्लस ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद जितने लोग उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं, है ना, जो मतदान कर रहे हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, मतलब लोकसभा में जितने लोग उपस्थित है, भाई जरूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे सदस्य उपस्थित हो, कि 500 हैं तो 500 उपस्थित हो सकता है इनमें से 20 गायब हो, नहीं आए हो, तबीयत खराब हो गई हो, देहांत हो गया हो, इस्तीफा दे दिया हो, कुछ भी हो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने सीधे कहा ये सदस्य संख्या जितनी है उससे मालूम है, भले ही नहीं आए, है ना, अगर 251 ही आ गए हैं उससे मतलब नहीं, आते कितने उससे मतलब नहीं है, कितने हैं उससे मतलब है। तो इनने कहा है कि जितने भी हैं उससे कुल सदस्य संख्या का बहुमत जो है, एक तो एग्री होना चाहिए, दूसरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहा कि जितने लोग अब उपस्थित हैं, भाई मैंने कहा ना कुछ लोग नहीं आए होंगे, तो अब जितने उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं, फिर उनका 2/3 बहुमत, मतलब उनमें से 2/3 लोग इसके पक्ष में होने चाहिए, तब जा करके संसद की अनुमति मिलती है। और ये लोकसभा का था, सेम प्रोसेस जाएगी राज्यसभा में। राज्यसभा में भी जितने सदस्य संख्या है उसका आधे से ज्यादा, प्लस वो जितने लोग उपस्थित और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3। तो समझ गए, इस तरह से ये पूरे लोकसभा राज्यसभा से जब पारित हो जाएगा तो इसे संसद की अनुमति मानी जाएगी, और तब जाकर के ये 6 महीने के लिए बढ़ेगा। और जब 6 महीने खत्म हो रहे हो तो फिर से यही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई? और जहां ये नहीं हुआ तो ये चीज खत्म हो जाएगी। समझ गया ना? तो ये बात आपसे समझ में आ गई। तो मैंने आपसे कहा कि कितने महीने तक रहेगा अनुमति मिलने के बाद, तो 6 माह तक ये जारी रहेगा, और फिर आपको चाहिए तो फिर आपको 6 महीने तक चल जाएगा ना। और अधिकतम कितने समय तक के लिए लगा सकते हैं अपन? अनंत काल तक लगाते रहो, बढ़ाते रहो संसद के द्वारा, जैसे ना, जिस दिन संसद ने मना कर दिया वो वहीं खत्म हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर, है ना, लोकसभा भंग हो जाए, अब हाँ नहीं, ये नहीं बताया मैंने अभी आपको। देखिए अब क्या हुआ कि मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, सुनिए ध्यान से। राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है ना, और लोकसभा ही भंग हो गई। लोकसभा के भंग होने का मतलब होता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है ना, और हमारा स्थायी सदन कौन सा होता है? हमारा स्थायी सदन अपर हाउस जिसे कहते हैं, उच्च सदन जिसे कहते हैं, उस स्थायी सदन ही उच्च सदन है, अपर हाउस है, और वो राज्यसभा है ना। ये परमानेंट हाउस है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन लोकसभा निम्न सदन है,
है ना, लोअर हाउस है ना, और ये अस्थायी सदन होता है, ये भंग हो जाती है क्योंकि सरकार इसी में बैठती है। सरकार का भाई मान लो गठबंधन की सरकार थी, किसी ने भाई गठबंधन खींच लिया, अपना पक्ष खींच लिया, तो भाई सरकार गिर गई। तो अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा और लोकसभा ही गिर जाए। और भैया अब ये क्योंकि हमें अब बढ़ाना है ना, अब हमें बढ़ाना है आपातकाल, तो हम कैसे बढ़ाएंगे? संसद का एक सदन तो खत्म ही हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ऐसी हालत में जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आर्टिकल 352 ये भी कह के गया, सोचिए जरा कितने दूरदर्शी थे संविधान निर्माता। वो ये सब सोच के गए थे कि अगर ऐसी सिचुएशन आई कि एक सदन भंग हो गया है तो राज्यसभा को ये पूरा अधिकार होगा कि फिर वो अनुमति दे दे। मतलब वो अकेला सदन ही वही कहेगा ना, करना वही है, प्रोसेस वही रहेगी। उसमें भी क्या क्या कहते हैं, जितने टोटल सदस्य हैं उसके आधे से ज़्यादा प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 लोग, इतने से ये पास कर देंगे तो ये चलता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 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 क्वेश्चन कैसे डिफिकल्ट से आते हैं वो भी सुनिए। अब मान लीजिए कि अभी लोकसभा भंग हुई, राज्यसभा ने जो है हमारे पास कर दिया 6 महीने तक की उसके चल रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो इन 6 महीने के बीच में लोकसभा वापस बन जाए तो अब दो बातें हो सकती हैं भी, लोकसभा वापस बन सकती है, सरकार बन जाए, और लोकसभा नहीं बन सकती है। अगर नहीं बनी तो 6 महीने की अनुमति है ही है, लेकिन अगर बन गई तो क्या जो राज्यसभा ने अनुमति दी है, क्या अब इस अनुमति को लोकसभा में करना पड़ेगा क्योंकि वो बीच में बन गई है? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर लोकसभा नहीं बनी तो राज्यसभा का ये अनुमति चलती चली आएगी, लेकिन अगर लोकसभा बीच में बन गई राज्यसभा के अनुमति देने के बाद तो फिर लोकसभा में फिर उससे लाना पड़ेगा, और वहां से भी जब ये पारित हो जाएगा, मतलब अनुमति मिल जाएगी वही प्रोसेस से जो मैंने आपसे कहा है ना, 2/3 बहुमत और आधे से ज़्यादा तो मिल जाएगी, तब ये 6 महीने तक के लिए टिका रहेगा। और मान लो कि बीच में बनी लोकसभा ये जो गठित हो गई, अगर इसने मना कर दिया तो राज्यसभा द्वारा जो मिली थी अनुमति ये समाप्त हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, राज्यसभा जब लोकसभा भंग हो गई है तो राज्यसभा ने भैया बोल दिया कि हाँ लो हमने पारित कर दिया, तो चल गया 6 महीने तक। लेकिन अब क्या हुआ कि 2 महीने बीते और मालूम चला कि लोकसभा गठित हो गई। दो ही प्रोसेस हो सकती है, या तो लोकसभा गठित होगी या तो नहीं होगी, नहीं हुई तो भाई ये तो चल ही रहा है। लेकिन अगर हो गई तो जो राज्यसभा ने ये काम किया है, अनुमति दी है, फिर ये अनुमति अब लोकसभा से भी लेनी पड़ेगी, और लोकसभा अगर अनुमति दे देगा तो फिर 6 महीने तक चलता रहेगा। लेकिन अगर ये नव गठित लोकसभा ने मना कर दिया तो फिर ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों, है ना? अब बात है कि नवगठित लोकसभा में कितने समय में ये चीज़ लानी पड़ेगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा ने इसे अनुमति दे दी, जब लोकसभा भंग थी राज्यसभा ने अनुमति दे दी 6 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन 2 महीने ही बीते और लोकसभा बन गई, ठीक है, ये बात सुन रहे हो? तो लोकसभा बन गई, तो लोकसभा जब बन जाएगी तो 30 दिन के अंदर अंदर लेकर के आना पड़ेगा। ये जो अनुमति दी थी ना राज्यसभा ने, 30 दिन के अंदर अंदर इसको लेकर के आना पड़ेगा लोकसभा में, 30 दिन के अंदर अंदर, याद रखिए। और 30 दिन के अंदर अंदर नहीं लाए तो भी समाप्त हो जाएगी। क्लियर होगी बात ना? और अगर ये गठित नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गठित हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर ले आना पड़ेगा। और अगर ये अनुमति दे देंगे तो बना रहेगा, और अगर ये अनुमति नहीं देंगे तो भी हट जाएगा, और अगर 30 दिन के अंदर इनके पास नहीं लेगा तब भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये इसका मतलब हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपके पास समस्या है कि सर राष्ट्रीय आपातकाल लग तो गया, लेकिन इसके लगने के बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस है उसके बाद, है ना? तो मैंने आपको ये सब बताया था, याद है ना? 359 आर्टिकल याद है, 20 और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, है ना? सस्पेंड होते खत्म नहीं होते बताया मैंने। फिर आपको आर्टिकल 358 बताया मैंने, आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ, याद है कि नहीं है? ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कब खत्म नहीं होगा भाई? अपने आप कब खत्म होता है? जब बाह्य आक्रमण और भारत कर दे। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है तो फिर ये भी खत्म नहीं होता है। और 20 और 21 तो कभी खत्म होते ही होते नहीं है। ये तो आपको क्लियर हो गया, समझ गया ना? मैंने आपको अच्छे से समझाया अभी। अब देखिए दोस्तों, तो ये हो गया। हाँ, और ये है आखिरी नहीं, मतलब ये देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध जब हुआ था तो उस समय आपातकाल क्यों नहीं लगा था, तो आपको याद है ना? 1962 में लग गया था, 1968 तक चल रहा था, इसलिए नहीं लगाना की ज़रूरत पड़ी। और 1971 में पाकिस्तान के साथ जब आपातकाल लग चुका था और वो 1977 तक चला, तो फिर 1975 में आंतरिक असंतोष के नाम पर क्यों लगाया गया, समझ गया ना आप? क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार सबका कैंसिल हो जाए, कोई ना बोल पाए ना अभिव्यक्त कर पाए। तो इसको करने के लिए उन्हें किस नाम से ये चीज़ करनी पड़ी थी? आंतरिक सुरक्षा के नाम से करनी पड़ी थी, क्योंकि इसमें यही लिखा है ना। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ये एक बात हो गई, ठीक है दोस्तों, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाइए दोस्तों, एक चीज़ बची, आर्टिकल 250। आपातकाल में आर्टिकल 250 देखिए। आर्टिकल 250 ये कहता है कि अगर आर्टिकल 352 के तहत, मालूम है ना, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दें या लगा दें, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सूची है, राज्य सूची क्या है? राज्य सूची में वो विषय लिखे हैं जिन पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। अगर आपातकाल लग चुका है, 352 लग चुका है, तो 250 आर्टिकल ये कहता है कि 352 के तहत फिर राज्य सूची पर जो विषय दिए हुए हैं उन पर अब कानून बनाने का अधिकार हो जाएगा केंद्र को, संसद को।
है ना। मतलब अब संसद बना सकती, जो भी विषय राज्य सूची पे थे जिन पर राज्य कानून बना सकती थी, आपातकाल लगने के बाद अब इन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। ये कहता है आर्टिकल 250 जब लग जाए 352 राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, अब इतने सारे डिस्कशन हुए, अब एक लास्ट पॉइंट आपके लिए, आपातकाल खत्म कैसे कैसे होता है भैया। तो पहला तो आपको मालूम है ना, या तो भाई सीधे राष्ट्रपति एक आदेश निकाल दे, घोषणा कर दे कि आपातकाल खत्म, तो खत्म हो गया, पहला तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका याद करो दोस्तों, मैंने क्या कहा था, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उसके 1 माह के भीतर भीतर, मालूम है ना, 1 माह की वैलिडिटी है। अगर सदन ने पास कर दिया, मतलब संसद ने पास कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो, अनुमति नहीं दी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, मान लो कि अब आपको 1 माह के बाद अनुमति मिल गई तो 6 महीने तक रहेगा। अब अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से किससे लेना पड़ेगा, संसद से। लेकिन संसद ने अगर मना कर दिया, अनुमति नहीं दी, तो फिर से खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात, 3 तरीके से खत्म हुआ। क्या एक और चौथा तरीका होता है और वो शानदार होता है दोस्तों, और इसके बाद ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये आपको सुनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मैंने इकट्ठा कर दिया। आर्टिकल 352 के तहत देखिए क्या कहता है ये, लोकसभा अगर पहल करे तब भी राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो सकता है। मैं लोकसभा बोल रहा हूँ, राज्यसभा नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए पॉइंट को याद रखें। क्वेश्चन ऐसी है, क्या राज्यसभा की पहल पे होता है कि लोकसभा की पहल पे होता है, तो याद रखिए लोकसभा की पहल पे होता है ये काम। लोकसभा की कैसी पहल होनी चाहिए, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं ना, जैसे मैंने कहा लोकसभा में मान लो 500 सदस्य हैं, तो इसका 1/10, तो 1/10 कितने हो जाएंगे, मतलब 50। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि 500 है, ऐसा मैंने माना है, याद रखिए ना, है तो कितने 545 है, पर आपको समझाने के लिए आंकड़ों वाइज मैं थोड़ा सा उसे अप्रॉक्स कर रहा हूँ। तो लोकसभा 5 जितने सदस्य हैं उसका 1/10, तो कितने 1/10 हो गए भैया, 50। मतलब 50 बंदे पहल करने वाले होने चाहिए। ये क्या पहल करेंगे, ये पहल करेंगे भैया कि राष्ट्रीय आपातकाल को जो है खत्म किया जाए। ठीक है, अब इन्होंने जो पहल की है, इस पहल पर एक 14 दिन के अंदर अंदर बैठक होगी। समझ रहे हो ना, लोकसभा के अगर 50 बंदों ने बोल दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म करो, 50 बंदे मतलब टोटल सदन की संख्या का 1/10, ये मत भूल जाना इस चक्कर में। 1/10 बंदे अगर ये बोल दें कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म करो, तो 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में जो है बैठक बुलाई जाएगी, है ना, और फिर डिसाइड किया जाएगा, है ना, बैठक बुला करके। और अगर उसको, और उस प्रस्ताव को, आपातकाल को खत्म करने के प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया, है ना, तो समझ जाइए फिर से जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना, और हम उसमें बात करेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति के। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद क्लास।